नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। अपराध की घटना तो 1 साल पुरानी है, लेकिन इसका फैसला बिल्कुल हाल फिलहाल का है। बात आज मध्य प्रदेश के शहर भोपाल की है। हुआ कुछ यूँ कि भोपाल शहर के थाना शाहजहानाबाद में 24 सितंबर 2024 की शाम करीब 7 बजे कुछ लोग थाने पर आए और कुछ लोगों ने थाने को और कंट्रोल रूम को फ़ोन से इत्तला की। उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ एक मल्टी कॉलोनी, हमारे ख्याल से मल्टी स्टोरीड कॉलोनी को वहाँ मल्टी कॉलोनी कहते हैं, जो संभवतः वीकर सेक्शंस के लिए बनाई गई है, कि वहाँ एक 5 साल की लड़की करीब 1 डेढ़ बजे के बाद से गायब है। उसकी फ़ोटो दी गई, उसकी पूरी डिटेल दी गई और पुलिस वालों ने फ़ौरन उसकी गुमशुदगी लिख ली। उन्हें लगा कि ये मामला कुछ अलग सा लग रहा है। इतने सारे लोग, मोहल्ले के लोग, परिवार के लोग, सारे लोग इस बात की तायीद कर रहे हैं कि वो लड़की गायब है। पुलिस ने पूछा भी उनसे कि क्या हुआ था, तो लड़की की दादी ने ये बताया कि 24 सितंबर 24 को 2024 को दोपहर 12 बजे ये 5 साल की मासूम, जिसकी पैदाइश, जिसका जन्मदिन 5 सितंबर 2019 का है, यानी 5 साल की थी, वो अपनी दादी के साथ, दादी ने बताया कि वो मेरे साथ अपने बड़े पापा के फ्लैट पर गई हुई थी। बच्ची का परिवार जिस मल्टी में रहता था, उसकी दूसरी मंजिल पर उसके बड़े पापा रहते थे। इसी बीच बच्ची दोपहर में स्कूल की किताबें लेने अपने घर गई, मतलब अपने फ्लैट पर गई, नीचे से ऊपर। उसी समय नगर निगम की फॉगिंग टीम आ गई थी। लोगों से कहा गया अपने अपने दरवाजे बंद कर लें और ऐसी जगह न रहें जहाँ पर फॉग, और जिसको अपने घर के भीतर फॉग कराना होता था, वो दरवाज़ा खोल के सभी लोग घर के बाहर निकल जाया करते थे। तो काफ़ी देर तक ये अफरा तफरी उस मल्टी में रही कि फॉगिंग, नगर निगम की टीम आई है, फॉगिंग हो रही है, लोग यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ भाग रहे थे अपने यहाँ फॉगिंग कराने के लिए। तो बहुत देर तक जब वो बच्ची नहीं लौटी, तो दादी जो है नीचे वाले फ्लैट पर पहुंची। देखा कि नीचे वाले फ्लैट पर ताला लगा है, यानी दादी के 2 बच्चे एक ऊपर वाले फ्लैट पर, एक नीचे वाले फ्लैट पर रहते थे। तो नीचे फ्लैट पर ताला लगा था। दादी ने आस पास बच्ची को तलाशा, पड़ोसियों से पूछा, लेकिन बच्ची का कोई सुराग नहीं लगा। ऐसा उसने गुमशुदगी लिखाते समय पुलिस वालों को बताया। और ये भी बताया कि जब बच्ची के लापता होने की खबर मल्टी, यानी उस कॉलोनी के लोगों को, मल्टी स्टोरीड कॉलोनी के लोगों को लगी, तो उन्होंने भी टीम बनाकर, यानी जो यंगस्टर्स थे वहाँ, 10 12 15 साल के बच्चे, उन्होंने टीम बनाकर कि इस ब्लॉक में तुम देखो, उस ब्लॉक में हम देखें, उस ब्लॉक में हम देखें। उन लोगों ने बच्ची की तलाशी शुरू कर दी। कहीं पर किसी का न तो दरवाज़ा टूटा था, न ही संघर्ष के कोई निशान थे। बच्ची की गायब होने की सूचना पे उनके माता पिता भी घर लौट आए। माता पिता दोनों काम करते थे और दिन में बच्ची को आंगनबाड़ी में माँ छोड़ के आती थी और दादी उनको ले आती थी, चाहे वो अपने इस बच्ची के पिता के घर रुकती थी या इनके बड़े पापा के घर रुक जाया करती थी। माँ ने पुलिस को बताया वहीं थाने पर गुमशुदगी लिखवाते समय कि 10:30 बजे बेटी को आंगनबाड़ी में छोड़कर काम पर चली गई थी। बेटी को वो रोज़ ही आंगनबाड़ी छोड़ने जाती थी, जबकि उनकी सास यानी बच्ची की दादी उसे वापस ले आती थी। सास कभी कभी उसके और कभी कभी उसके बड़े पापा के घर जाते थे, वहीं रहती थी। उस दिन भी सास आंगनबाड़ी से बच्ची को लेकर आई थी। जब माँ बाप दोनों घर आए, बच्ची के लापता होने की खबर लगी, तो पुलिस उसमें गुमशुदगी लिखवाई। जैसा मैंने बताया, ये सारे लोग लिखवाने गए थे।
और वहाँ पर कैलकुलेट करके ये बताया कि 5 सितंबर 2019 की पैदाइश की ये लड़की 5 साल की ही है। मासूम की तलाश में पुलिस ने पूरी फोर्स झोंक दी। पुलिस के लिए ये संभवतः आम गुमशुदगी का मामला नहीं था, क्योंकि बहुत ही मासूम यानी 5 साल की बच्ची से जुड़ा हुआ ये मामला था। मल्टी के आसपास यानी उस मल्टी स्टोरीड कॉलोनी के आसपास बहुत ढेर सारे सीसीटीवी लगे हुए थे। पास की मार्केट में बहुत ढेर सारे सीसीटीवी लगे थे। पीछे भी एक मार्केट थी, वहाँ भी सीसीटीवी लगे थे। पुलिस ने बड़ी शिद्दत के साथ एक तो कई टीमें बनाई और बड़ी शिद्दत के साथ सबसे पहले सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू किए, और उसके बाहर जाने का कोई सुराग नहीं मिला। फ्लैट से बाहर या उस कॉलोनी के बाहर जाने का कोई सुराग किसी भी सीसीटीवी में कैद नहीं हुआ कि वो बाहर की तरफ गई है। खैर, बात गंभीर थी। जैसे जैसे समय बीत रहा था, पुलिस का तनाव और बढ़ रहा था, और जब एक दिन हो गए तो पुलिस कमिश्नर ने खुद इस सर्च ऑपरेशन की कमान संभाल ली और 5 थानों की फोर्स को बुलाया, उनको एक्टिव किया। 100 से ज़्यादा पुलिसकर्मी एक ही मिशन में जुट गए कि मासूम को हर हाल में ढूंढ निकालना है। फिर उसके बाद पुलिस ने लोकल लोगों को साथ लेकर उस मल्टी के एक एक फ्लैट की तलाशी लेनी शुरू की कि कहीं बच्ची बेसमेंट में तो नहीं छिपी है, कहीं बच्ची वो जो उसका किचन के नीचे कैबिनेट्स बने होते हैं उसमें तो नहीं छिपी है। क्योंकि एक तरह के अगर फ्लैट बने हुए हैं तो एक फ्लैट के देखने से ये अंदाज लग जाता है कि बच्ची को छिपाने का कहाँ कहाँ या कौन सा संभव स्थान हो सकता है। जैसे बड़े बक्से जिसके यहाँ हैं उनको खुलवा के सारे कपड़े, रजाई गद्दा निकलवा के उसकी तलाशी ली गई, लेकिन बच्ची का कोई पता नहीं लगा। जो जो भी कमरे ताले में बंद थे, कुछ कुछ लोग अपना सामान रख के ताला बंद करके बाहर गए थे, उन तालों को भी लोगों को बुलवा कर खुलवा लिया गया और उसके भीतर भी ताक झांक की गई कि बच्ची यहाँ तो नहीं है। फिर मल्टी के आसपास के जो नाले और तालाब हैं वहाँ भी उनको अच्छी तरह से दिखवाया गया। हर ऐसी जगह झांक कर देखा गया जहाँ बच्चा छुपाया जा सकता था। बच्ची मतलब 5 साल की बच्ची। गेट, पार्किंग, लिफ्ट, सीढ़ियाँ, पीछे का दरवाज़ा, सभी से रिलेटेड फुटेज देखे गए, लेकिन मासूम को बाहर निकलते हुए एक भी फुटेज में नहीं देखा गया। सवाल और भी डरावना होता चला गया कि अगर बच्ची बाहर नहीं गई तो गई कहाँ। 100 पुलिस वाले एक ही काम में पूरे फ्लैट्स में, एक एक सेक्टर के एक एक फ्लैट में ढूंढ रहे थे। फिर पुलिस को ये लगा कि ये नगर निगम की जो फॉगिंग की टीम आई थी उसमें भी 5-7 लोग थे। ऐसा लगता है कि फॉगिंग में, जिसमें सीसीटीवी में भी फॉगिंग का तमाम समय और तमाम चीज़ें दिखाई पड़ रही थी, जिसमें आने जाने वालों पर सीसीटीवी फुटेज में कुछ भी नहीं आ रहा था, फॉग की वजह से, फॉगिंग के धुएं की वजह से। लिहाजा पुलिस ने पूरी टीम को हिरासत में ले लिया। वो पूरी टीम जो फॉगिंग करने उस मल्टी में गई थी उसको पकड़कर पुलिस थाने पर ले आई। कई राउंड पूछताछ हुई, कई टीमों ने कई कई बार पूछताछ की, सबके मोबाइल खंगाले गए, लेकिन नतीजा शून्य निकला, कतई पता नहीं लगा। अच्छा, इसी बीच में पड़ोस के एक फ्लैट से कुछ बदबू की शिकायत लोग करने लगे। तारीख थी 26 सितंबर, गायब हुई थी लड़की 24 सितंबर को। बच्ची का परिवार जिस फ्लैट में रहता था उसके पास स्थित बरामदे से तेज बदबू आने लगी। पड़ोस के फ्लैट वाले लोगों ने अपने अपने घर में तलाशी ली, मगर पता नहीं लगा कि बदबू कहाँ से आ रही है। सभी लोग ढूंढने लगे तो खुलासा हुआ कि बदबू फ्लैट F2 से आ रही है, ठीक बगल का फ्लैट था। तो बच्ची के बड़े पापा और आसपास के फ्लैट वालों ने जब इस बारे में F2 में रहने वाली चंचल और उनकी बेटी बसंती से पूछा तो वो कहने लगी कि बदबू हमारे घर से आ रही है, क्योंकि यहाँ एक
चूहा मर गया है। हम लोग उस चूहे की तलाश कर रहे हैं, लेकिन उसका पता नहीं लग रहा है, और बदबू को छिपाने के लिए हम लोगों ने फिनाइल से पूरे घर में पोंछा भी लगाया है, लेकिन बदबू तेज आ रही है, ऐसा उन दोनों ने बताया। खैर, ज़्यादा बदबू आने पर पुलिस को फ़ोन किया गया। पुलिस ने फ्लैट को खुलवाया। फिर भीतर जाने की जब कोशिश करने लगे तो दोनों महिलाओं ने, यानी बसंती और चंचल, दोनों ने ही पुलिस से धक्का मुक्की शुरू कर दी। शाहजहानाबाद की उपनिरीक्षक योगिता जैन अपनी महिला कांस्टेबल्स की टीम के साथ जब वहाँ गईं तो उन्हें भी बाहर से बहुत अजीब सी दुर्गंध उनको महसूस हुई, और उन्हें किसी अनहोनी की आहट होने लगी। जब पुलिस ने भीतर जाने की कोशिश की तो इन दोनों महिलाओं ने भीतर जाने से रोकने की पूरी कोशिश की और जोरदार बहस करने लगी। तब संदेह और भी गहरा हो गया। प्लास्टिक की टंकी में एक प्लास्टिक की टंकी थी वहाँ पर। जब इन दोनों महिलाओं को पुलिसकर्मियों ने हटाया और जबरन फ्लैट में घुसी तो सामान्य से दिखने वाली चीज़ों के बीच में बाथरूम के बाहर ऊपर की तरफ बने एक रैक में नज़र पड़ी। वहाँ सफ़ेद प्लास्टिक की एक टंकी रखी हुई थी। इसी टंकी से दुर्गंध कुछ ज़्यादा तेज से आ रही थी। वो टंकी कपड़े से ढकी हुई थी और बहुत ज़्यादा भारी महसूस हो रही थी। बदबू वहीं से आ रही थी। दोनों महिलाओं को वहाँ से हटा के किसी बगल के फ्लैट की दूसरी जगह लाया गया। तब ये लोग इत्मीनान से इसको देख पाईं और तब ये उनको लगा कि इसी टंकी में से बदबू आ रही है। पुलिसकर्मियों ने टंकी को नीचे उतारा, कपड़ा हटाया। जैसे ही उसका ढक्कन खोला, सारी पुलिस सन्न रह गई। टंकी के भीतर एक पोटली थी और उस पोटली में मासूम बच्ची की लाश। फ्लैट में बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, बिजली की तेज़ी से ये बात फैल गई कि F2 में जो लोग रहते हैं उनका नाम लेकर उनके यहाँ रखी हुई एक टंकी में बच्ची की लाश मिल गई है। काफ़ी लोग वहाँ जमा हो गए और मौत से ज़्यादा डरावनी बात उसको वहाँ पर छिपाना हो गया। किस तरह से टंकी में उसके ढक्कन को खोल के उसे बांध के भीतर में डाल के और ऊपर से कपड़े से बांधा गया था। पुलिस ने निकालने की कोशिश की लाश को, लेकिन वो लाश इतनी फूल चुकी थी कि वो उस टंकी के का जो मुहाना था उससे बाहर नहीं आ पा रही थी। बहरहाल पुलिस ने टंकी सहित इस लाश को अस्पताल भेज दिया, जहाँ पर वो उसे काट कर उसकी बॉडी को निकाला गया। खैर, बच्ची की पहचान उसके पिता और बड़े पापा ने कर ली कि ये उनकी ही बच्ची है। अब पुलिस के सामने ये सवाल था, ये किसने और कब किया। महिलाएं तो कुछ बताने से रहीं। खैर, पूरी टीम FSL की वहाँ आ गई और पूरे फ्लैट को पुलिस ने सील कर दिया। अब उस सुराग को तलाशने की कोशिश की जाने लगी, जिससे ये पता लगे कि कहाँ मारा गया, क्योंकि ये तो बड़ा नेचुरल है कि टंकी में उसे छिपाया गया था, मारा कहीं और गया था। बहरहाल जो सीन ऑफ क्राइम की मोबाइल यूनिट जो थी वहाँ पर वो भी पहुँच गई। उसमें ब्रिजेंद्र सिंह शामिल थे, जो भोपाल के बहुत तेज़ तर्रार क्राइम सीन के एक्सपर्ट माने जाते थे। फ्लैट की एक एक चीज़ को वो परत दर परत उन्होंने खोलना शुरू किया। जैसे ही टीम पहले कमरे में दाखिल हुई, जो फॉरेंसिक टीम थी, उसमें लोहे का एक पलंग रखा हुआ था। पलंग के नीचे चटाई के साथ एक बिस्तर रखा था। कुछ ऐसा लगा जैसे जल्दी में ही सब कुछ समेट के और उस लोहे के पलंग के नीचे खिसका दिया गया हो। वहीं पर एक तकिया जो आधा बाहर की ओर निकला हुआ था, तकिए पर सफ़ेद और काले रंग की डिज़ाइन बनी थी और बीच बीच में उसमें खून के धब्बे भी दिख रहे थे। पुलिस को यकीन होने लगा कि इसी चटाई पर, इसी बिस्तर पर ये हत्या की गई है, क्योंकि उस तकिए से भी, उस चटाई से भी और उस पर बिछी हुई चद्दर से भी
उसी तरह की बदबू आ रही थी जिस तरह की उस टंकी के भीतर आई थी। तो सारी चीज़ों को एक एक करके जब्त किया गया। शुरुआती जांच में ये संकेत आया कि तकिया का इस्तेमाल हत्या के समय किया गया और ये संभव है कि इसी से मासूम का मुंह दबाया गया हो। टेबल पर रखी साड़ी, शाल और चादर, इसे देखकर ये लग रहा था कि ये जल्दी जल्दी में लपेटी गई हैं और शायद इनका इस्तेमाल टंकी के ऊपर ढक्कन को या ढकने के लिए किया गया था ताकि लाश की बदबू बाहर ना आ सके, लेकिन वो इतने सारे कपड़े भी इस दुर्गंध को न रोक सके। अब पुलिस इसके पीछे की मंशा तलाश रही थी, कौन इसमें हैं और किसने किया है ये, यही दोनों महिलाएं हैं कि इनके साथ का कोई और है। बहरहाल एम्स के डॉक्टर अरनीत अरोड़ा और उनकी टीम ने बच्ची का पोस्टमार्टम किया। रिपोर्ट में ये बात सामने आ गई कि मौत से पहले बच्ची का गंभीर यौन उत्पीड़न किया गया था। इधर बच्ची की बॉडी मिलने के बाद मामले की गंभीरता देखते हुए इसकी जांच के लिए एक बड़ी एसआईटी की टीम, जिसमें ज़िले के बहुत एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर्स को शामिल किया गया था, उनको दे दिया गया और सहायक पुलिस आयुक्त अंकिता खातरकर को इस टीम का लीडर नियुक्त किया गया। जिस फ्लैट में बच्ची की लाश मिली थी, जांच टीम ने वहां रहने वाली चंचल भोंसले और बसंती से पूछताछ की। ये माँ बेटी थी। दोनों से पूछताछ में अतुल निहाले के नाम का खुलासा हुआ। अतुल चंचल भोसले का भाई और बसंती का बेटा था। यानी ये जो बसंती है, बसंती के 2 संतानें वहाँ रहती थीं, एक चंचल भाल से और दूसरा अतुल निहाले। पुलिस ने 27 सितंबर को, 24 को बच्ची गायब हुई थी, 26 को उसकी लाश मिली थी और 27 को अतुल को गिरफ्तार कर लिया गया। घटना के बाद किसी को शक न हो, इसलिए आरोपी बच्ची के परिजनों के साथ ही बच्ची के तलाशी का नाटक, बच्ची को तलाश करने का नाटक करते रहे। वो दोनों महिलाएं भी और अतुल भी। सारे लोगों ने बताया कि साहब ये सवेरे ही आ जाते थे और जो कहा जाता था कि इस फ्लैट में देखो, उस फ्लैट में देखो, उस टावर में देखो, उस टावर में देखो, बाहर देखो, दुकानों पर पूछो, ये सब में उन बच्चों के साथ जो कॉलोनी के बच्चे थे, ढूंढने का काम कर रहे थे, उन्हीं के साथ ये सब करते रहते थे और साथ साथ रहकर पुलिस की एक्टिविटी पर भी नज़र बनाए हुए थे। पूछताछ में अतुल ने पुलिस को बताया कि जब नगर निगम की टीम फॉगिंग करके लौटी तो पूरी गली सूनी थी। तभी बच्ची बड़े पापा के फ्लैट से उतरकर नीचे अपने दरवाजे की तरफ जाते हुए दिखाई दी। उसने बच्ची को बुलाया और दरवाज़ा बंद करके कमरे में अंदर ले गया। वहाँ रेप करने के बाद, बुरी तरह रेप करने के बाद उसका गला घोंट कर मार डाला और लाश को पलंग के नीचे छिपा दिया। तमाम प्रयास के बाद, ना नुकर के बाद, तमाम फिर वो जो पुलिस अपनी हिकमत अमली यानी अपने विशिष्ट श्रेणी की पूछताछ में जब आ जाती है या आ गई, तब ये सारी बातें उसने बता दी और टाइमिंग जब मैच की गई तो उस हिसाब से उसने ये सारा काम 35 मिनट में अंजाम दे दिया। शाम को जब उसकी बहन चंचल और माँ बसंती काम से लौटी तो उन्हें अतुल की करतूत का पता लग गया। 25 सितंबर को बसंती और चंचल के कहने पर अतुल ने लाश को पानी की टंकी में छिपा दिया था। आरोपी तीनों आरोपी यानी चंचल और उसकी माँ और भाई, ये सब लोग लाश को ठिकाने लगाने के फिराक में थे, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिल पा रहा था क्योंकि शाम से ही पुलिस एक्टिव हो गई और उस फ्लैट और उस मल्टी के आसपास पुलिस ही पुलिस दिखाई पड़ती रही। पुलिस ने फिर वहां बताया कि टंकी के पास पुलिस 2 बार पहुंची थी लेकिन चूक गई। 36 घंटे की बेचैनी और तलाश के बाद जब पुलिस को फ्लैट F2 में बच्ची की लाश बरामद की तो सवाल यही था कि ये यहाँ पर छिपा के रखी गई थी
और पुलिस यहीं बार बार घूम रही थी, पुलिस यहाँ तक कैसे नहीं पहुँच पाई। तो ये पता लगा कि 23 सितंबर को दिन में करीब 11 बजे पुलिस पहली बार उस फ्लैट में पहुंची थी। यानी जो 25 सितंबर को, 24 की बात है, ये 25 सितंबर को दरवाज़ा खोलने उसकी बहन चंचल आई थी। मासूम की लाश उसी फ्लैट के प्लास्टिक की टंकी में बंद थी, लेकिन अतुल की बहन चंचल ने पुलिस को बताया कि कमरे में ताला लगाकर माँ बसंती काम पर चली गई है। जब वो आ जाएगी तब आना, तब हम इस कमरे का ताला खोलकर आपको तलाशी दे देंगे। इसलिए पुलिस बजाय जिद करने की कि नहीं बुलाओ अभी खोल के दिखाओ, वहाँ से चली गई। उसने सिर्फ हॉल की तलाशी ली और लौट गई। जबकि पुलिस को उस समय या तो ताला तोड़वा देना चाहिए था, क्योंकि घर का एक मेंबर मौजूद था, और तमाम और कानूनी प्रक्रिया है ऐसे तालों को तोड़वाने की, उसका प्रयोग करना चाहिए था। लेकिन संबंधों के भरोसे सर्चिंग वहीं सीमित करके पुलिस वापस लौट गई। आरोपी अतुल निहाले की निशानदेही पर झाड़ियों में से ब्लैक टी शर्ट, बच्चे की कैपरी, पिंक शर्ट और एक चाकू जब्त किया गया। कैपरी की पहचान बच्चे की मां से कराई गई। पुलिस ने जांच कर घटना के 2.5 महीने बाद ही 11 दिसंबर 2024 को कोर्ट में चालान पेश कर दिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट इस पूरे मामले में बहुत इम्पोर्टेंट थी। बच्ची के गुप्तांगों में बहुत गहरी चोटें थीं, शार्प एज्ड वेपन से भी चोटें थीं, और ऐसा प्रतीत होता था कि आरोपी ने ऐसा घाव देने के लिए, ऐसी जख्म देने के लिए चाकू का प्रयोग किया था। खैर, जब ये चालान कोर्ट में प्रस्तुत हो गया तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं कि इस तरह के जघन्य हत्याकांड, जिनमें बच्चियों के साथ या नाबालिग बच्चियों के साथ इस तरह के अपराध होते हैं, इनका ट्रायल 3 महीने में पूरा कर लिया जाए। कहीं कहीं बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में 3 महीने में भी पूरा किया है जजों ने, लेकिन बहुत जल्दी पूरा कर देते हैं। बहरहाल ये तुरंत ट्रायल पर आ गया और गवाहियाँ शुरू हुईं। आरोपी अतुल निहाले के बचाव में उनके वकील ने कोर्ट से कहा कि घटना वाजपेयी नगर के फ्लैट F2 की है, यह फ्लैट आरोपी का नहीं है। अब देखिए तर्क को कैसे कुतर्क में बदला जाता है। अरे भाई, आरोपी उसी घर में रहता है उसकी बाप के नाम या उसकी माँ के नाम, तो उसका नहीं है। उनका ये कहना है कि DNA रिपोर्ट भी विश्वसनीय नहीं है। ये प्रमाण नहीं है कि बरामद की गई सामग्री उचित रख रखाव में रखी थी या नहीं। बरामद की गई सामग्री से छेड़छाड़ की गई है। बरामद की गई सामग्री का मतलब वो तकिया, वो चद्दर, उसकी टी शर्ट, कैपरी, इन सब से छेड़छाड़ की गई है। ये मूल रूप से बरामद करके नहीं रखे गए थे। और वो बार बार पुलिस में ये कहता रहा कि अतुल निहाले के खिलाफ जनता के दबाव में आकर कार्रवाई की गई है। ये भी तर्क दिया कि रेप के आधार पर यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि आरोपी ने ही उसकी हत्या की है। वकील साहब के कहने का मतलब था कि उसका उद्देश्य रेप करने का था, उसका उद्देश्य मारने का था ही नहीं। रेप किया उसने लेकिन मारा नहीं। अब आप देखिए इसको, तर्क को देखिए कि उनका कहना था कि बच्ची की हत्या करने का आरोपी का कोई आशय नहीं था। अगर यह आशय होता तो पकड़ने के तुरंत बाद उसकी हत्या कर देता, रेप क्यों करता। अब देखिए ये कुतर्क है, लेकिन ठीक है, वकील का अपना पेशा है और उन्हें उनकी फीस यही सब कहने के लिए मिलती है। केस में कोई प्रत्यक्षदर्शी गवाह नहीं है, लेकिन कोर्ट ने इस तर्क को नहीं माना। कोर्ट में सज़ा से बचने के लिए आरोपी अतुल ने तमाम ड्रामे किए, तमाम नाटक किए, वही जो उनके वकील ने बताया होगा। कोर्ट के सामने उसने प्रस्तुत होकर कहा कि मैं बाइपोलर मूड डिसऑर्डर मैनिया नाम के एक बहुत ही घातक मानसिक बीमारी से पीड़ित हूँ। वारदात की प्रकृति को समझने में असमर्थ था। मेरी उम्र 30 साल है। मुझ पर बुजुर्ग माता पिता, पत्नी और 2 आश्रित बच्चों का बोझ है। मुझ में सुधार की संभावना है, इसलिए
सजा पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाए। यदि शेष प्राकृतिक जीवन तक कारावास से दंडित किया जाए तो मैं जेल में श्रम करके अपने परिवार का भरण पोषण कर सकता हूँ। जिसने अपराध किया है उसे पता है कि उसने क्या अपराध किया है। जिसने अदालत में पूरी बहस सुनी उसको ये पता था कि क्या क्या चीज़ें साबित हो चुकी हैं, लिहाजा उसने ये सब शुरू किया। बहरहाल उस आरोपी के निवेदन पर मेडिकल परीक्षण के लिए शासकीय जयप्रकाश चिकित्सालय भोपाल ले जाया गया, जहां पर साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर राहुल शर्मा और न्यूरो साइकेट्रिस्ट डॉक्टर आर के वैरागी ने उसकी जांच की और अपनी राय दी कि ये बिल्कुल ठीक है। और उसने कहा कि उसने अधिकतर सवालों के जवाब अच्छे से दिए हैं और सोच समझ कर दिए हैं। तो आरोपी का वकील तब फिर बोलने लगा कि यह तथ्य प्रमाणित नहीं हुआ कि वर्तमान में अतुल मानसिक रूप से बीमार है, मतलब डॉक्टरों की रिपोर्ट में ऐसा कुछ नहीं आया, लेकिन पूर्व के रिकॉर्ड के आधार पर यह स्पष्ट है कि यह बाइपोलर डिसऑर्डर मैनिया से पीड़ित है। ऐसे में आरोपी की मानसिक स्थिति को देखते हुए उसे अधिकतम दंड से दंडित न किया जाए, अधिकतम दंड यानी मृत्यु दंड से दंडित न किया जाए। वकील की तरफ से ये तर्क भी दिया गया कि मृत्युदंड देने के बाद भी अपराधों में कमी नहीं आई है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा कई मामलों में आरोपी के सुधार और पुनर्वास की अवधारणा को ध्यान में रख के मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदल दिया गया है। लिहाजा आप मृत्युदंड दीजिए ही मत, आप आजीवन कारावास दे दीजिए, ये हमें मंजूर है, ऐसा फैसला सुनाए जाने के पहले ही आरोपी के वकील ने कहा। आरोपी बसंती की तरफ से कोर्ट में कहा गया कि उसकी उम्र 60 साल है। वहीं आरोपी चंचल के 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, जिनमें से एक मानसिक रूप से मंद बुद्धि है। ऐसे में उन दोनों की सजा पर भी सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाए। 18 मार्च 2025 को डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज भोपाल की कोर्ट ने बहुत ही तल्ख टिप्पणी की। सामान्य रूप से इस तरह की तल्ख टिप्पणियाँ सजा देते समय अदालतें नहीं करती हैं। उसमें उसने ऑनरेबल जज ने 5 साल की बच्ची की अपहरण, रेप और हत्या के आरोप में आरोपी अतुल को फांसी की सज़ा सुना दी। माँ बसंती और बहन चंचल को भी अपनी भाई के करतूत और उसके साक्ष्य को छिपाने के आरोप में 1-1 साल की सज़ा सुनाई गई। अदालत ये कहती है कि आरोपी ने जिस तरह से बच्ची के साथ बलात्कार और उसकी हत्या की है वो राक्षस नर पिशाच भी होते तो किसी को ऐसी मौत नहीं देते। निर्भया वाले मामले का बार बार चूंकि बचाव पक्ष ने उदाहरण दिया था, तो उस मामले में जज साहब लिखते हैं फैसले में कि निर्भया वाले मामले में तो पीड़िता इस उम्र की थी कि उसे पता था कि उसके साथ क्या हो रहा है, लेकिन इस मामले में तो बच्ची को ये पता भी नहीं है कि वास्तव में उसके साथ क्या किया जा रहा है। निर्भया जो एक बड़ी लड़की थी, उसके साथ हुई निर्ममता को यदि हम 5 साल की मासूम बच्ची के साथ हुई हिंसा से तुलना करेंगे तो भयावह स्थिति निकल कर आएगी। मासूम बच्ची के प्राइवेट पार्ट्स में बहुत ही गंभीर चोटें पाई गई हैं। ये उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि इतनी छोटी बच्ची के शरीर पर इतनी बड़ी बड़ी चोटें नर पिशाच की पाशविकता का सबूत है। कोर्ट फिर कहती है कि इस बार बात ऐसे केस की जिसके बारे में मैं कह रहा हूँ कि जिसके लिए मौत की सज़ा दी जानी चाहिए, वो केस इसी तरह का हो सकता है। हिंसक जानवरों में भी छोटे बच्चों के प्रति ममता देखी जा सकती है, लेकिन नर पिशाच व्यक्ति को समाज का हिस्सा बनने लायक नहीं है। इसके लिए 1000 बार मृत्युदंड भी छोटी सजा है। इस अपराधी को जितना हो सके उतना क्रूर और निर्मम दंड दिया जाना ठीक रहेगा, ताकि दूसरा कोई ऐसा अपराध करने के पहले 100 बार सोचे। इतनी तल्ख टिप्पणी अदालत ने फांसी की सज़ा सुनाते हुए दी थी।
आज की घटना। देखिए, एक आदमी जिसकी उम्र 30 साल, शादीशुदा, पत्नी और 2 बच्चे भी हैं, पर उसने 5 साल की मासूम के साथ वो किया कि शैतान, राक्षस, नरपिशाच, अघोरी, चांडाल, ये सब भी शर्मा गए होंगे, कि सबको यही लगा होगा कि ये आदमी तो सबका सरदार निकला, सबका बाप निकला। जिस उम्र की बच्ची से उसने रेप किया, उस उम्र की उसके भी बच्चे थे। पर ये सब कुछ ये उसी मोबाइल की करामात है, उन्हीं मोबाइल देवता की करामात है। ये आदमी पॉर्न क्लिप्स का एडिक्ट था और चाइल्ड पोर्नोग्राफी के क्लिप्स वो रोज देखा करता था। ये बात उसके साथ काम करने वालों को पता थी या उनको जानकारी थी, पर माँ और बहन को क्या कहा जाए। बेटे की हरकत पर शर्मिंदा होने के बजाय उसको बचाने का पूरा यत्न किया इन दोनों माँ बेटी ने। लाश को पानी की टंकी में डाल के मुंह पर साड़ी और चद्दर बांधी कि बदबू नहीं आएगी इससे, लेकिन बदबू को कौन रोक पाया है। मेरठ के सौरभ के शरीर के टुकड़े टुकड़े करके सीमेंट से नीले ड्रम में जमाने के बाद भी पुलिस दुर्गंध से ही उस नीले ड्रम तक पहुंची थी। सरकार ने पॉर्न साइट्स को कई बार बंद किया, लेकिन खोजने वाले 1 घंटे में ही खोज लेते हैं। हर घंटे सैकड़ों प्रॉक्सी सर्वर्स सरफेस होते हैं। इन्हीं एक प्रॉक्सी सर्वर से लॉगिन करते हैं और जो उन्हें चाहिए वो ढूंढ लेते हैं ये भाई लोग। पॉर्न साइट्स बंद होने के बाद भी जब ये बंद किए गए थे, जब ये नोटिफिकेशन आया था, उस समय भी अगर कोई पॉर्न साइट्स विज़िट करता था तो उसके पास मैसेज आ जाते थे कि आप फला फला पॉर्न साइट विज़िट कर रहे हैं, आप पर निगाह है। तो आदमी डर जाता था, कुछ दिन के लिए ही सही, लेकिन बंद कर देता था। तो पर अब ये सब भी संभवतः बंद हो गया है, क्योंकि इंटरनेट पर अब इसकी कोई जानकारी नहीं मिलती है। बहरहाल ऐसे पापी को मृत्यु दंड ही मिलना चाहिए। हालांकि अभी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का रास्ता बाकी है, आगे इसमें देखिए क्या होता है। लेकिन कहना सिर्फ ये है कि अपने मन को दूषित करने वाला कोई माध्यम मत इस्तेमाल करिए, कभी मत इस्तेमाल करिए। सिर्फ नुकसान ही नुकसान है इस माध्यम में, कोई फ़ायदा नहीं है। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।